एवरीवन। अब पढ़ना हमें जो सीबीएसई बोर्ड के जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट है उनका जो सेकंड टर्म का जो सिलेबस है उसके हिसाब से अब आगे जो चैप्टर उसमें बचे हुए आपके साइंस में वो अब हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपके जो फिजिक्स के 2 चैप्टर बचे हुए हैं। एक है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो अभी पढ़ना है, एक आपका बचा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इन दोनों को निपटाते चले जाएंगे साथ साथ। बाकी जो 2 केमिस्ट्री के बचे हैं वो भी उसी तरीके से कंप्लीट होता रहेगा। तो अभी जो पहला जो चैप्टर पढ़ना है सेकंड टर्म के हिसाब से, जो पहला चैप्टर बचा, एक चैप्टर जो बचा हुआ है कौन सा, एक इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसी को करते हैं शुरुआत। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वो पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी। और इसी के अंदर आपके अलग अलग जो टॉपिक पढ़ने हैं, एक पढ़ना आपने इसमें चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या चीज होता है। तो चार्ज से रिलेटेड आएगा एक टॉपिक, ठीक है, चार्ज के बारे में पढ़ना है। एक आपको इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ जाएगा, उसके बारे में पढ़ना है डिटेल से थोड़ा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एक फिर आपको जो टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट वो है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। एक पढ़ना आपको इसमें कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। फिर एक आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी का टॉपिक आ जाता है, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में भी पढ़ना है। बाकी इससे संबंधित आपका ओम्स लॉ आ जाएगा जो इसी में रिलेशन बताता है पोटेंशियल एनर्जी और करंट के बीच में। तो ये कुछ मेन टॉपिक है इस चैप्टर में जो कंप्लीट करने हैं। ये जो पूरा चैप्टर होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का, ये पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो जो भी बेसिक सिलेबस आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड वो पूरे टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। जो टॉपिक इस बार हट रखे इस चैप्टर से वो स्किप करके चलेंगे, लेकिन जो इस चैप्टर के अंदर है उसको पढ़िए। वैसे इस चैप्टर से कुछ हटा नहीं है टॉपिक, तो इसीलिए सारा ही पढ़ना है जो भी है बेसिक चीजें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जरा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या रहती है उसको पढ़ना है। तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या रहता है, जैसे हमारे पास लाइट है कि लाइट क्या चीज होती है। तो लाइट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमें देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। वैसे ही अगर साउंड पूछा जाए कि साउंड क्या होता है, तो साउंड भी हम क्या बोलते हैं कि ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या करता है, सुनने में हेल्प करवाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो चार्ज की वजह से चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले अब चार्ज क्या होता है उसके बारे में समझना है। तो चार्ज से चलता है, अभी हमें लाइट भी देता है, देखा होगा आपने। बाकी इसके थ्रू हम क्या भी कर सकते हैं, साउंड भी प्रोड्यूस कराई जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या रहता है, अगर पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, याद रखना है। फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है विच फ्लोइंग थ्रू चार्ज। ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए आपसे कि क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज फ्लोइंग थ्रू चार्ज, जो चार्ज की वजह से चलती है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की रहती है उसको हमने पढ़ना है, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं चार्ज के बारे में, ठीक है। तो चार्ज से रिलेटेड समझ लेते हैं पहले, फिर इसके टाइप्स पढ़ लेंगे, ठीक। तो चार्ज की अगर बात करी जाए आपके जो सिलेबस में चार्ज का जो टॉपिक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज का जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, वो क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चार्ज क्या रहता है वो आपको समझना है। जैसे अगर बात करी जाए, जैसे कांच, जो ग्लास अगर रॉड है आपके पास यानी कांच है, उसको अगर हम क्या करें, उसको ऊनी वस्त्र या फिर इस तरीके से जो रेशमी जो सिल्क का जो कपड़ा रहता है या फिर सिल्क जो रहता है, अगर उसके साथ रब करें तो उसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो माना जाता है कि उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम क्या करते हैं, एक ग्लास ट्यूब लें, ठीक है, या फिर रॉड भी बोल सकते हैं, ग्लास रॉड ले सकते हैं, और इसको हम रब्ड कर दे किसके साथ, इसको हम रब्ड कर दे किसके साथ, यानी इसके साथ रगड़ दे सिल्क के साथ, रेशम जिसको बोला जाता है, रेशम, ठीक है। तो जो ये ग्लास रॉड होगी, ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आ जाता है, जैसे हम ग्लास रॉड को किसके साथ, सिल्क के साथ क्या करेंगे, रब करेंगे, तो जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर कैसा चार्ज कंसीडर करा जाता है कि कौन सा चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या करें, इबोनाइट जो रॉड रहती है, इबोनाइट रॉड,
कि अगर हम इसके ऊपर क्या कर दिया, अभी छड़ बोल देते हैं इसको, ठीक है। अगर इसके इबोनाइट रॉड के ऊपर हम इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हम जो वुल्स जो कपड़े रहते हैं, ऊनी वस्त्र जो रहते हैं, है ना, वुल क्लोथ जो रहता है, अगर हम क्या करें वुल के साथ इसको रब करें, किसको, इबोनाइट की जो छड़ रहती है, अगर इसको रब कर दे इसके साथ, तो फिर इसमें भी क्या आ जाता है, इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है उसको कंसिडर करते हैं हम क्या, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कुल मिला के दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक तो पॉजिटिव और एक होता है कौन सा, नेगेटिव। तो चार्ज को अगर ग्लास रॉड को हम किससे रब करते हैं, सिल्क के साथ, तो ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज कंसीडर करा जाता है, पॉजिटिव। फिर इसी से हम चेक कर लेते हैं कि चलो इसको पॉजिटिव मान के बाकी चीजों को फिर देख लेते हैं। अगर वो इसकी तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे कि वो क्या होगा, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा। अब अगर इबोनाइट की रॉड को हम बुल क्लोथ के साथ क्या करें, रब करें, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज कंसीडर करा जाता है, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। तो कुल मिला के बात यह है कि जो हमारे पास चार्ज है वो दो टाइप के रहते हैं चार्ज, ठीक है। यानी जो चार्ज का जो टाइप है वो कितने टाइप के, दो। यानी एक होता है हमारे पास कौन सा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब कंसीडर करना है, जब ग्लास रॉड को हम किसके साथ करेंगे रब, इसको जब हम किसके साथ रब करते हैं, यानी जो हमारा सिल्क जो रहता है उसके साथ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया। और अगर बात करी जाए किसकी, दूसरा जो चार्ज है वो रहता है हमारे पास कौन सा, नेगेटिव। दूसरा चार्ज हमारे पास कौन सा रहता है, नेगेटिव। पॉजिटिव के एग्जांपल की अगर बात करी जाए तो इसमें हमारे पास एग्जांपल, जैसे पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी रहता है प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कैसा रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन, और कितना चार्ज रहता है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज कंसीडर करता है वो रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब, ठीक है। अभी पढ़ेंगे कि कुलम्ब क्या चीज है। दूसरा अगर नेगेटिव का एग्जांपल की बात करी जाए तो आपको याद रखना है क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज कंसीडर करा जाता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब भी रहता है। भाई ये ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन है दोनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो चार्ज कितने टाइप का, दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आपको याद रखना है। अब अगर हम सेम चार्ज लेते हैं, अगर हम कौन से चार्ज ले, सेम, जैसे हमने कौन कौन से चार्ज, एक पॉजिटिव ले लिया और दूसरा कौन सा ले लिया, पॉजिटिव, यानी लाइक चार्ज ले लिए। अगर याद रखोगे, अगर तुम्हारे पास कौन से चार्ज ले लिया हमने, लाइक चार्ज, यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है जो क्या एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल। अगर सेम चार्ज लेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं, यानी उनके बीच क्या हो जाता है, रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब होता है चार्ज एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। अगर हम दोनों ही नेगेटिव लें तो ये भी दोनों लाइक चार्ज हो गए, ये भी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं, यानी यहां पर भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन अगर हम अनलाइक चार्ज लेते हैं, अनलाइक चार्ज का मतलब अगर एक हमने पॉजिटिव ले लिया और एक क्या ले लिया, नेगेटिव, मीनिंग जैसे अभी हमने ग्लास रॉड को क्या करा था, सिल्क के साथ रब करा, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव। दूसरा इबोनाइट रॉड ली और उसको हमने क्या करा, वुल के साथ क्या कर दिया, उसको रगड़ के क्या उसके ऊपर कौन सा चार्ज कंसीडर करिए, नेगेटिव। अगर इबोनाइट की रॉड और दूसरी हम कांच की रॉड एक साथ लाएं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाती है, अट्रैक्ट। इसका मतलब अट्रैक्ट अगर करें तो कैसे, अनलाइक चार्ज है और उसके बीच क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। जैसे हमने क्या करा, वो अलग अलग हो लिया। तो अगर अपोजिट चार्ज है यानी अनलाइक चार्ज है तो उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो अगर लाइक चार्ज होंगे, अगर लाइक चार्ज होंगे तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्शन। अगर अनलाइक चार्ज होंगे तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इससे रिलेटेड। अब इसका कभी आपको पूछा जाता है क्या, एसआई यूनिट। क्या पूछा जाता है, एसआई यूनिट, कि चार्ज का जो यूनिट है वो क्या रहता है। तो चार्ज का जो हम यूनिट कंसीडर करते हैं वो क्या रहता है, कुलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या रहता है, कुलम्ब। और ये सी से रिप्रेजेंट इसको करा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी चार्ज से संबंधित आपके इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। अब चार्ज के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज होती है, किससे संबंधित होती है, क्या रहता। तो उससे पहले किसको जानना था, चार्ज के बारे में जानना था। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोला था क्या, फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, यानी एनर्जी का क्या होता है, एक फॉर्म होता है, विच इज फ्लोइंग थ्रू चार्ज, जो चार्ज के साथ चलती है, ठीक है, या फिर चार्ज के द्वारा चलती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो होती है दो टाइप की। इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास कितने टाइप की है, दो टाइप की होती है। एक होती है आपके पास कौन सी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक कौन सी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक होती है हमारे पास कौन सी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक होती है हमारे पास कौन सी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो नाम से पता चला जो करंट है
करंट का मतलब होता है चलना, करंट का मतलब क्या होता है चलना, लेकिन वर्ड जुड़ गया इसमें इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी किससे संबंधित है, चार्ज से। तो जब चार्ज चलेंगे तभी हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब कुल मिला के क्या होता है, चलना। तो जब चार्ज मोशन में होंगे यानी चार्ज मूव कर रहे होंगे तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है व्हेन चार्ज इज इन मोशन, व्हेन चार्ज इज इन मोशन। तो जब चार्ज मोशन में होंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज आर कॉल्ड क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल जो हमारे घरों में जो लाइट आती है, घरों में जो लाइट आती है वो क्या होता है, वायर के थ्रू, खंभों के थ्रू आती है लाइट। तो उसमें जो चार्ज है वो वहां से क्या होता है, जहां से भी पावर हाउस से भेजी जाती है, चार्ज मोशन करता है वायर के थ्रू, क्योंकि वायर के तो कंडक्टर होती है, कंडक्टर में ही चलते हैं चार्ज। फिर वो हमारे घरों तक जब पहुंचते हैं चार्ज फ्लो होके, वही चीज क्या हो जाती है फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, तो जो हमारे पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है या फिर डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो किसके थ्रू चलता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट जो रहता है। ठीक, दूसरा अगर बात करें जाए, आपसे पूछा जाए कि भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, तो यहां पर स्टैटिक का मतलब क्या है, रुका हुआ। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है इसमें भी फिर से, तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं चार्ज से रिलेटेड है। तो स्टैटिक यानी जब चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी स्टैटिक स्टेट में होगा, यानी रुका हुआ होगा जब। ठीक है, तो यानी कुल मिला के इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज होता है व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट फॉर्म। अगर चार्ज रेस्ट फॉर्म में है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों टाइप की आपको इलेक्ट्रिसिटी याद रखनी है। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम क्या करें, एग्जांपल की बात करें, तो जैसे कभी आपने देखा होगा स्कूल में या फिर कहीं पर भी स्केल होता है या फिर कंघी होती है, नॉर्मली वो न्यूट्रल रहता है, कोई चार्ज नहीं उनके ऊपर होता है। अगर हम उसको बालों के साथ क्या करें, रब, ड्राई जो बाल होते हैं, सूखे बाल, अगर उसको रब करें तो देखना उसके ऊपर क्या जाता है, चार्ज आ जाता है। और अगर हम कुछ कागज के टुकड़े देखेंगे तो क्या कर लेता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है अपने ऊपर, यानी उसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। लेकिन वो चार्ज चलता नहीं है, वो चार्ज उसी के ऊपर रहता है, स्टेबल। ठीक है, इसीलिए उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर एग्जांपल आपको पूछा, या फिर जो इबोनाइट की जो छड़ हमने अभी रब करी थी किसके साथ, बुल के साथ, इबोनाइट की छड़ के ऊपर भी क्या रहता है, चार्ज, है ना। तो रब्ड इबोनाइट, है ना, चार्ज ऑन। एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए तो चार्ज ऑन रब्ड इबोनाइट रॉड। ठीक है, इबोनाइट रॉड, या फिर ग्लास, ग्लास जो था तो चार्ज ऑन रब्ड ग्लास रॉड, या फिर इसी के संबंधित हम किसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ये जो हमने जो कॉम्बो होता है हमारा, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, बाकी ये सारी चीजें। ठीक है, तो जो भी हम फ्रिक्शन लेके जो रब करके बना रहे चार्ज वो इसमें आ जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की, दो। तो मेनली जो आपके जो सिलेबस में है वो हमने मेन पढ़ना कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बाकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल से जब आगे की क्लासों में जाओगे, 12th में मेनली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स में वहां पे। ठीक है, तो थोड़ा ये पढ़ना है इसमें। अब आगे जो आपको पढ़ना है टॉपिक वो आ जाता है आपका किससे संबंधित, ये अगला जो टॉपिक आता है इसमें, अगला टॉपिक आपका कौन सा, अगला टॉपिक पढ़ना अब हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारा कौन सा आ जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। या फिर कभी ये भी पूछ लेते, कभी अगर पूछ ले जाए आपसे कि 1 कूलाम चार्ज क्या होता है। ठीक है, ऐसे पूछ लेते कभी कभी। तो 1 कूलाम चार्ज अगर आपसे पूछा जाए कि 1 कूलाम चार्ज क्या होगा, ऐसा आ जाता है। तो 1 कूलाम चार्ज होता है अगर हमारे पास कोई दो चार्ज है, इक्वल चार्ज, दो हमने क्या ले लिए, इक्वल चार्ज ले लिए। ठीक है, ये क्यू, दूसरा भी क्या ले लिया, क्यू, इक्वल चार्ज लिए, और दोनों को कितने डिस्टेंस पे रख दिया, 1 मीटर। तो उनके बीच फोर्स तो लगेगी, या तो अट्रैक्ट लगेगी या फिर रिपेल लगेगी। तो यहाँ पर इनके ऊपर बीच में जो बल कंसीडर करा जाता है, तो इनके ऊपर बल आ जाता है 9 × 10⁹ अगर, यानी फोर्स, अगर कोई दो इक्वल चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनके ऊपर कितना फोर्स जनरेट हो जाए, 9 × 10⁹ न्यूटन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 कूलाम चार्ज। तो कुल मिला के 1 कूलाम चार्ज क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इक्वल चार्ज, और मैग्नीट्यूड में फोर्स को कितनी होनी चाहिए, 9 × 10⁹ व्हेन चार्ज सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा पूछ लेते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है। कभी ये पूछ लेते कि भाई 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको याद रखनी है या फिर नंबर याद रखना है। 1 कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछे जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपके पास N इंटू ई। Q इज इक्वल टू क्या होता है N इंटू ई। जो यहाँ पर N है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई की अगर बात करी जाए, ये होता है आपका क्या, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज होता है स्मॉलेस्ट चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज कंसीडर करा जो जाता है वो होता है ई, यानी ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। अगर आपसे पूछा जाए एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, तो आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट चार्ज। और स्मॉलेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। अब कभी एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आपको निकालनी है एन की वैल्यू। तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन क्या ई। क्यू की वैल्यू 1 कूलाम में निकालना तो 1 रख दो, ठीक है। और बाकी इसकी जगह पे क्या रख दोगे, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर ही आएगा कुछ 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कुल मिला के आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये है कुछ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या रहती है। बाकी अगला जो टॉपिक पढ़ना हमने वो पढ़ना कौन सा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो हमारा रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित है टॉपिक है, ठीक है। तो एक आता हमारे पास पहले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से संबंधित, ये इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहां पर चार्ज हो, तो चार्ज से मिलकर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी चार्ज के सराउंडेड एरिया। अब अगर चार्ज वहां पर चल रहे होंगे तो उसी एरिया को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब चार्ज होने चाहिए उसके अंदर। अब अगर हम वहां पर कोई दूसरी चार्ज बॉडी को ले जाएंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या करेगा, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है चार्ज से। अब अगर हम इसमें बाहर से कोई चार्ज ले जाए, अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे मिलकर, जैसे हिमालय इलेक्ट्रिक फील्ड है और किससे मिलकर बना हुआ है, चार्ज से। इसमें बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं और बाहर से हमने टेस्ट करने के लिए दूसरा चार्ज ले जाए इसके अंदर, तो क्या करेगा वो, इसको क्या करता है, दूर धकेलने की कोशिश करता है। अगर सेम लाए, अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, दूर धकेलने की कोशिश करेगा। तो इसको अगर हमें अंदर लाना है तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट कंसीडर करा जाता है, यूनिट चार्ज लिया जाता है, ठीक है। अगर हम क्या करें, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को मेजरमेंट कराता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के टर्म में। तो क्या होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसको समझते हैं जरा थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, याद रखना है, एक होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज से मिलकर बना हुआ है, यानी Q1 Q2 जो भी है, Q3, ये सारी चीजें। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट चार्ज को लाना है, बाहर से लाना है, इसको यहां पर किसी भी पॉइंट पर लाना है, यूनिट चार्ज को हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, Q0। इसको क्या बोला जाता है, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज यानी 1 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, इस पे 1 जो वैल्यू रहती है। और ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं या फिर इन्फिनिटी। अब अगर इसको हम यहां लाएंगे, और ये हमेशा जनरली क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। अगर इसको ला रहे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो कुल मिला के अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, तो क्या बोलना है, वर्क डन रिक्वायर्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड to bringing unit charge, to bringing unit charge from infinity to point inside electric field, तो ये पूछा जाता है कि भाई क्या होती है ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो कुल मिला के क्या रखना है आपको याद,
वर्क डन रिक्वायर्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मीनिंग ये हुआ कि इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्या हो जाता है, W अपॉन क्यू नॉट। तो ये आपको याद रखना है, W अपॉन क्या रहता है, क्यू नॉट। अगर इसकी SI यूनिट पूछी जाए, अगर इसकी क्या पूछी जाए, SI यूनिट, तो वर्क डन की हमें पता है क्या होती है, जूल होती है। चार्ज की अभी पढ़ी हमने थोड़ी देर पहले कुलाम, तो जूल पर कुलाम को क्या बोल दिया जाता है, बोल्ट। ठीक है, तो जूल पर कुलाम क्या होता है, बोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेनली हमें और क्या चीज बताता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बताता है हमें, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होगी। तो चार्ज के डायरेक्शन के जो रहता है, फ्लो जो रहता है, वो हमेशा ध्यान रखना है हाई वोल्टेज से या फिर हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से हमेशा कहां की तरफ होता है, लो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, लो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यानी चार्ज की जो डायरेक्शन की जो फ्लो है, यानी किधर को फ्लो करेगा, हमेशा हाई पोटेंशियल से कहां की तरफ करता है, लो पोटेंशियल की ओर करता है। ये हमें बताता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। बाकी डेफिनेशन इसके हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो होता है हमारे पास कौन सा, अगला जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अगला टॉपिक आता है हमारा कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो ध्यान रखना है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस उन नाम से ही पता चल रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का अगर डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, जैसे एक 5 वोल्ट है दूसरा 7 वोल्ट है, तो डिफरेंस है ना ये 7-2 का, उसी चीज को हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर है। अब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लें, ये ले लिया हमने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट ले लिया ए, दूसरा पॉइंट ले लिया बी, ये दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए। इससे पहले क्या कर रहे थे, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था तो एक पॉइंट इंफिनिटी था और एक इधर, तब वर्क डन जो करना पड़ा था लाने में, वो हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अभी दोनों ही पॉइंट कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इनके पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। इसको मान लिया हाई पोटेंशियल पे है, ये कहां पर है, हाई पोटेंशियल पॉइंट है, और ये मान लिया कौन सा है, लो पोटेंशियल पॉइंट। और इस पॉइंट से हमें क्या करना है, इसको यहां पर पहुंचाना है, चार्ज को, यूनिट चार्ज को पहुंचाना है। ठीक है, क्यू नॉट क्या होता है, फिर से वही यूनिट चार्ज। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुल मिला के क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन यूनिट चार्ज मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल पॉइंट टू हाई पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, तो जितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, तो आपको याद रखना फिर से, यानी वर्क डन रिक्वायर्ड, वर्क डन रिक्वायर्ड मूविंग या फिर ब्रिंगिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल पॉइंट टू हाई पोटेंशियल पॉइंट, हाई पोटेंशियल पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो दोनों पॉइंट है, दोनों के दोनों पॉइंट अभी कहां होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए। तो आपको याद रखना है। तो कुल मिला के इसका जो पोटेंशियल जो आ रहा है, वर्क डन जो करना पड़ रहा है, वो तब करना पड़ रहा है जब डिफरेंस है। अगर इक्वल होंगे तब वर्क डन नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए बी ए माइनस अगर बी बी आ गया, हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को माइनस कर देते डिफरेंस, बाकी फॉर्मूला वही है अभी भी, W अपॉन क्यू नॉट। अगर इसकी यूनिट पूछी जाए ऐसा यूनिट, तो इसकी भी ऐसा यूनिट सेम ही रहेगी, जूल पर कुलाम। तो जूल पर कुलाम पे हम क्या बोल देते हैं, वोल्ट। ठीक है, अब कभी ये पूछ लेते हैं कि भाई ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दोनों का ही मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से दोनों को ही मापा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो 1 वोल्ट अभी हमने पढ़ा कि वोल्ट, जूल पर कुलाम को हम क्या बोल देते हैं, वोल्ट। तो 1 वोल्ट होगा 1 जूल और 1 कुलाम, यानी 1 वोल्ट का मतलब सिंपल सी बात यह है 1 जूल वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग 1 कुलाम चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल पॉइंट टू हाई पोटेंशियल पॉइंट।
इज कॉल्ड 1 वोल्ट। बस इतना याद रखना है, बाकी उसमें उसी तरीके से करना है आपको, ये पूछ लेते कभी कभी, ठीक है। बाकी आपको जो आगे बढ़ना है, अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। अगला जो टॉपिक पढ़ना है कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, आई से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि करंट का मतलब होता है चलना। अब चलेगा कौन, चलते हैं चार्ज। तो जब चार्ज चलेंगे तभी हमारे पास क्या आती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज जो चलेंगे वो समय के साथ चलेंगे ना, टाइम के साथ। तो जो टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज का फ्लो हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है, रेट फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। यह है सिंपल सा डेफिनेशन। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी पर जो यूनिट टाइम होगा, 1 सेकेंड 1 मिनट जो भी है, उसमें जो चार्ज फ्लो करा पर यूनिट टाइम है उसी को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसीलिए जो आई का जो फॉर्मूला है आपका वो है क्यू अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब अगर इसकी एसआई यूनिट पूछी जाती है तो इसकी एसआई जो यूनिट है आपको याद रखना है, चार्ज की होती है क्या, कुलम्ब। चार्ज की क्या होती है, कुलम्ब। और टाइम की क्या होती है, सेकंड। चार्ज की कुलम्ब और टाइम की सेकंड। और कुलम्ब पर सेकंड को बोला जाता है क्या, एम्पियर। और एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, ए से। अब कभी अगर ये पूछे कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर क्या होगा बताओ, 1 कुलम्ब चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो 1 कुलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो 1 एम्पियर आपको याद रखना है, 1 कुलम्ब 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में जो 1 कुलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर। अब इसका भी कभी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पूछते हैं कि भाई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसका। तो जो करंट का जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है इसको मेजर करा जाता है किससे, अमीटर से। तो आपको याद रखना है किससे मेजर करा जाता है, अमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापा जाता है, अमीटर से। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। आगे जब 12th की क्लास में जाओगे तो एक और इंस्ट्रूमेंट आता है इसके लिए, क्या, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी मापा जाता है इलेक्ट्रिकल करंट, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को, लेकिन वो आगे ही पढ़ना है। तो आपके इसमें जितना है वो उतना सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट आगे एक लॉ आता है, ओम्स लॉ। तो जो ये ओम्स लॉ है अभी हमने एक पढ़ा वी यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, एक पढ़ा आई अभी इलेक्ट्रिकल करंट। तो बी और आई के बीच रिलेशन दे रखा किसने, ओम ने, उसी को वो इससे संबंधित है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ। अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो हमने कौन सा पढ़ना है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए होता है। हमने पढ़ रखा पहले कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर फ्री चार्ज हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर क्या होते हैं, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो तुम्हारे पास ओम्स लॉ है वो कंडक्टर के लिए है, किसके लिए होता है, कंडक्टर, फॉर कंडक्टर। और ये हमें क्या बताता है, जो ये तुम्हारे पास जो हमारे पास जो ओम्स लॉ है ये बताता है रिलेशन बिटवीन बी एंड आई। बी का मतलब है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, आई का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। तो इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, अगर कोई सा भी हम एक कंडक्टर लें, क्या ले लिया मैंने, एक कंडक्टर, और इसमें करंट भेजनी शुरू कर दी। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक सेल लगा दिया, इसको सेल बोला जाता है। सेल का जो बड़ा इलेक्ट्रोड होता है इसको बोलो पॉजिटिव, छोटा जो इलेक्ट्रोड है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब एनोड, नेगेटिव का मतलब क्या, कैथोड। ये सेल हो गया। सेल इसलिए लगाया जाता है ताकि कंटिन्यूअसली चार्ज फ्लो होता रहे, कंटिन्यूअसली, है ना। तो कंटिन्यूअसली यहाँ पर से हमेशा करंट, ध्यान रखना करंट की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो पॉजिटिव से कहाँ की ओर होती है, नेगेटिव की ओर। इलेक्ट्रॉनों के हमेशा अपोजिट रहती है, ठीक है, यानी पॉजिटिव से कहाँ की ओर, आई। जैसे कोई ये कंडक्टर ले लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे इधर को, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं ऐसे, तो करंट हमेशा इधर को चलेगी, यानी करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या होती है, अपोजिट। लेकिन करंट चलती तभी है जब इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, बाकी पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से नहीं चलती। लेकिन डायरेक्शन अगर पूछी जाए तो हमेशा कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से कहां की तरफ, नेगेटिव। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से कहां की ओर होगी, नेगेटिव की ओर। ये कंडक्टर ले लिया, तो जो ओम ने स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। करंट फ्लोइंग इनसाइड कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड कंडक्टर is directly proportional to current, electric current flowing in the circuit। ठीक है, यानी जितनी करंट फ्लो करेगी सर्किट में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ओम्स लॉ। तो कुल मिला के जो ओम्स लॉ है आपका वो क्या होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आई के। ठीक है, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, जैसे ये बी डायरेक्टली, ये ओम्स लॉ है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं एक आ जाता है यहाँ पर क्या, कांस्टेंट। क्या आ जाता है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को बोला रिप्रेजेंट करा जाता है किससे, आर से, और इसको बोला जाता है क्या, रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो को, क्योंकि थोड़ा ऐसा तो नहीं है जितनी करंट भेजी उतनी जाएगी, थोड़ा बहुत करंट का लॉस भी हो जाता है, उसी चीज को हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है उसको आर से रिप्रेजेंट, तो बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला आर इंटू आई। तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, बी अपॉन आई, और ये हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ है। अब अगर आर की यूनिट पूछी जाए एसआई यूनिट, तो ये बी की क्या होती है, बोल्ट। करंट की क्या पढ़ी थी हमने, एम्पियर। अब बोल्ट पर एम्पियर को बोला जाता है क्या, ओम। बोल्ट पर एम्पियर को क्या बोला था, ओम, या फिर इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा ये सिंबल है इसके लिए। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, ओम। तो रेजिस्टेंस देख रहे होंगे आई के क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है, यानी हमेशा आई का मतलब है करंट का चलना, और आर का मतलब करंट को रोकना, तो ये रोक देता है करंट को। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं जरा थोड़ा। तो रेजिस्टेंस से संबंधित जो आपका है वो पढ़ रहे वाले। तो रेजिस्टेंस क्या होता है उसको देख रहे हैं। तो रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट करता है, तो रेजिस्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल सी बात क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर विच ऑब्स्ट्रक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दे, रोक दे, उसी को हम क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, वो देख भी पा रहे हैं, रेसिप्रोकल ही तो था, आर इक्वल टू क्या था, बी अपॉन आई, उल्टा ही तो है आई के। ठीक है, तो इसकी यूनिट हम पढ़ चुके हैं। अब इसका कभी ये पूछ लेते कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, ये पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे अगला जो क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा या फिर घटेगा, किस तरीके से बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब है जो करंट को रोक रहा है, तो अगर वो बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम करा तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये उल्टे हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आ जाता है नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर टाइप्स ऑफ मटेरियल। सबसे पहला, जैसे हमारे पास एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जाती है, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम। दूसरा होता है इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है, करंट जाती नहीं है, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई, बल्कि इनफाइनाइट उसका कंसीडर करते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, कागज हो गए, इस तरीके की जो चीजें, पत्थर हो गए, है ना, ये सब। तो नेचर ऑफ मटेरियल भी डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और अगर इंसुलेटर हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आ जाता है हमारे पास, कौन सा, दूसरा आ जाता है टेम्परेचर। अगर बात करी जाए दूसरे फैक्टर की, किसकी, टेम्परेचर की। अगर कंडक्टर के लिए बात करें, क्योंकि ओम्स लॉ कंडक्टर से संबंधित है, अभी इंसुलेटर की बात नहीं हो रही है। अब कंडक्टर के लिए अगर देखा जाए, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर हम क्या कर दें, कंडक्टर के लिए अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें,
टेम्परेचर को बढ़ा दें, ध्यान रखना ये बात, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, किस तरीके से बढ़ जाता है, ये आपको डिटेल से पूरा इसका डेरिवेशन मिलेगा 12th क्लास में, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा आपको। अगर समझना होगा तो 12th क्लास के भी कुछ टाइम के बाद लेक्चर डल जाएंगे, उसमें देख लेना इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, वहां पर भी अगर टेम्परेचर को कम कर दें तो रेजिस्टेंस भी कम होता है। ये केवल कंडक्टर के लिए कंडीशन याद रखना, इंसुलेटर में कोई चेंज नहीं आता टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पे। सेमीकंडक्टर के लिए उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाते तो रेजिस्टेंस कम होता है, अगर टेम्परेचर घटाते तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं कंडक्टर के लिए, क्योंकि ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वो भी घटेगा। तीसरा फैक्टर आता है हमारे पास क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही क्या होगी, करंट लूज होती रहेगी, लॉस होता रहेगा करंट का। यानी मतलब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यानी जो आर होता है ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, मीनिंग लेंथ जितनी ज्यादा रखेंगे कंडक्टर की, रेजिस्टेंस उतना ही क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट कम होती चली जाएगी लेंथ की वजह से। ठीक है, अगला जो फैक्टर है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस, जैसे ये है कंडक्टर मान लिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये। ऐसे में तो ये सिलेंड्रिकल टाइप का लग रहा है देखने में, लेकिन अगर क्रॉस वाला एरिया देखोगे, ये वाला जो एरिया, ये क्या लग रहा है, सर्कल, ये चीज को बुलाता है क्रॉस सेक्शनल। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा। यानी अगर एरिया ज्यादा लिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। अगर ये पतला लिया यानी कम लिया एरिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर ज्यादा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये चार फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर है, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ ऑफ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चार के चार आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपके नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो हमारे पास कौन सा टॉपिक, वो है रजिस्टिविटी। ये पूछ लेते कभी कभी, ऐसे ही कहा जाता है हमारे पास क्या, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मेन आपके जो सिलेबस में वो है रजिस्टिविटी। कौन सा टॉपिक है, रजिस्टिविटी, या फिर रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टिविटी बोलो चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रो से। ये चीज को रो पढ़ा जाता है, RH रो। ठीक है, तो रो से प्रदर्शित करता है इसको। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस वर्ड आ रहा है, तो जो ये रेजिस्टिविटी है, ये एक रेजिस्टेंस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अगर पूछा जाए रेजिस्टिविटी क्या है, तो आप बोलोगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। होती क्या है उसको समझते जरा थोड़ा सा। अभी हमने पढ़ा कि भाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। दोनों को अगर कंबाइन कर दें, अगर दोनों इक्वेशनों को कंबाइन कर दें तो कुछ इस तरीके से आएगा L/A, क्योंकि ये भी आर है तो ऐसे लिखा जा सकता है, एल ऊपर आ गया क्योंकि ये नीचे, तो इस तरीके से। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर भी एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रो से दिखाते हैं, और इसी रो को हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी। इसी को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। अब अगर यहाँ पर रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला देखेंगे, क्या आएगा रो की वैल्यू बताओ, ए ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा, RA/L। ठीक है, अगर इसकी ऐसा यूनिट पूछी जाए इसकी भी, तो ऐसा यूनिट क्या होगी बताओ। रेजिस्टेंस की कितनी पड़ चुका है, ओम। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है, मीटर। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, ओम मीटर। तो अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी जाए तो क्या होगा, ओम मीटर। और अगर पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी क्या होती है तो क्या बोलना है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस। अब होती क्या है वो फॉर्मूले से देखते हैं। अगर हम क्या कर दें, इफ एरिया और लेंथ जो कंडक्टर की है दोनों को क्या कर दें, यूनिटी। यूनिटी का मतलब है या तो 1 मीटर स्क्वायर लो एरिया और लेंथ लो 1 मीटर, या फिर एरिया लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ लो 1 सेंटीमीटर, या फिर एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर और लेंथ क्या लेनी है 1 mm। तो अभी मीटर के हिसाब से चलता है ऐसा सिस्टम के हिसाब से। तो अगर हम एरिया 1 मीटर स्क्वायर लें और लेंथ 1 मीटर, तो उस कंडीशन में जो रो होगा वो क्या हो जाएगा बताओ। यहां पर अगर रखो 1 और 1, यूनिटी बोला जाता है इस चीज को, तो रो इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, आर के। तो इसकी डेफिनेशन कुल मिला के क्या बन जाएगी, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन एरिया ऑफ कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज यूनिटी।
तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन एरिया एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज यूनिटी। आपको ये याद रखना है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत बस, बाकी आपको यूनिट इसकी लिख चुके हैं, क्या होती है? ओम मीटर। अगला आता है कंडक्टिविटी, भी आ जाता है लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं। तो कंडक्टिविटी होता है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। अगर पूछ लिया जाए तो कंडक्टिविटी क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बाकी ये थोड़ा सा ये आगे पढ़ रहे हैं। अब अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आपका कौन सा? इलेक्ट्रिकल पावर आ जाता है। बाकी सिंबल वाला जो टॉपिक है ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो अगला आ जाता है आपका क्या? जो जितने भी सर्किट सिंबल है वो पूछ लेते हैं, ठीक है, सर्किट सिंबल या फिर जो भी रहेंगे आपके सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल, ठीक है। तो इसको पढ़ना है सर्किट सिंबल, वो इसी से संबंधित कौन कौन से सिंबल है वो पढ़ने हैं। तो इसमें आपके पास कुछ सिंबल आपके सिलेबस में, एक आ जाता है ये जो सिंबल रहता है ये रहता है किसका? वोल्ट मीटर का, ठीक है। अगला ये वोल्ट, ये सिंबल है कुछ इसके, ये आपका क्या? वोल्ट मीटर। ये अमीटर, ये होता है किसका? वायर का। ये आपके पास किसका है? क्रॉस वायर। क्रॉस वायर होती है जब वायर से हमें दूसरी वायर निकालनी इधर को। ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट होता है अगर हमें रेजिस्टेंस को क्या करना है? चेंज करना है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या भी बोल देते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है जब हमें रेजिस्टेंस को या तो घटाना है या फिर बढ़ाना है। ये हो गया सेल, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसको सेल बोल देते हैं, जो कंटिन्यूअस सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। और अगर हम बहुत सारे सेल सीरीज में लगा दें तो कौन सा बन जाता है? बैटरी। और ये तुम्हारे पास ये कौन सा? क्लोज की। क्लोज की होता है जिसमें हम की क्या करते हैं? जब सर्किट में करंट जारी हो यानी बल्ब ऑन हो, ये क्लोज की हो गया। ये भी, ये आपके पास ओपन की है। ओपन की जब करंट नहीं जा रही यानी बल्ब क्या हो जाए? बंद हो जाए। दूसरा ये बल्ब का सिंबल है, ये जो बल्ब होता है, ये बल्ब तुम्हारे पास ये कौन सा है? ऑफ। अगर हम इसमें क्या कर दें ऐसे इस तरीके से, तो जब सर्किट क्लोज होगा तो उस समय ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल है इसके। बाकी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है अगला जो टॉपिक है। तो जो आपके सिलेबस में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वो दो है, ठीक है। तो दो आते हैं आपके पास, एक आता कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा आता आपके पास कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है आपके पास कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी जब एक के बाद एक रेजिस्टेंस हो, जैसे शादियों में जो ये बल्ब, फैन, टीवी जो भी ये सब रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि पावर को क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? करंट को कंज्यूम करते हैं। तो शादी पार्टी में देखा होगा एक के बाद एक बल्ब लगा रहता है लगातार, वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबके लिए एक ही स्विच दिया जाता है। तो जो घरेलू, जो शादी पार्टी, जो भी पार्टी वाला जो कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास, जो एक के बाद एक लड़ियां जो होती है दिवाली में एक ही होता है स्विच, वो सबके सब कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर बात करी जाए डोमेस्टिक सर्किट की, घर में देखा होगा सबके लिए अलग अलग स्विच होता है, बल्ब के लिए अलग, फ्रिज के लिए अलग, टीवी के लिए अलग, फैन के लिए अलग, वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फायदा ये है, अगर हमें जैसे दूसरे दो रूम के अलग अलग लाइट है, एक रूम की लाइट को अगर हमें क्या करना, खराब हो गया उसको सही करना है, तो पूरा सर्किट बंद करने की जरूरत नहीं है, बस वो स्विच बंद कर दो, उसमें कर सकते हैं रिपेयर। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर एक खराब हो गया पूरा ही सिस्टम क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है, तब जाके, है ना। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कितना रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना रहता है, उसको समझना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जब एक के बाद क्या होता है? एक रेजिस्टेंस से लगा रहता है, ठीक है। अगर हम इस तरीके सर्किट में लगा दें और ये बैटरी से इसको क्या करते हैं? हमने जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी बोलो चाहे सेल, एक ही बात है। और की हमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया और इसमें करंट जाना शुरू हुई। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है जो करंट होती है यानी आई, वो चेंज हो जाती है, अलग अलग बदल जाती है करंट, मतलब सेम रहती है, सॉरी, इसमें जो करंट है वो क्या रहती है? सेम रहती है। और जो वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज भेज रहे हैं हम सेल के थ्रू, जो सेल के थ्रू भेज रहे हैं वो क्या रहती है? वो चेंज हो जाती है। यानी पहला जो रेजिस्टेंस ये मान लिया R1 है, ये मान लिया R2 है, और अगला क्या है? R3। तो इसमें जो करंट जाएगी वो कौन सी जाएगी? I1। इसमें जो जाएगी ये सेम रहेगी करंट, ये भी I रहेगी, इसमें भी I। लेकिन अगर वोल्टेज की बात करें, जब वोल्टेज क्या हो जाती है? चेंज। यानी इसमें जो वोल्टेज होगी पहले रजिस्टर में वो कितनी होगी? V1, और दूसरे रजिस्टर में कितनी होगी? V2, और तीसरे रजिस्टर में क्या होगी? V3। यानी वोल्टेज बदलती रहती है, सेम वोल्टेज नहीं होगी सारे रेजिस्टेंस के लिए अगर सीरीज में है।
जितने भी बल्ब लगाए सबके लिए वोल्टेज अलग अलग। तो अगर मैं बोलूं टोटल वोल्टेज कितनी होगी, टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज जो ये V है जो हमने यहाँ बैटरी से भेजी कितनी B, ये बंट गई अलग अलग इसमें कितना B1 प्लस B2 और प्लस B3। तो हमें निकालना है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का। तो V ओम्स लॉ से हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो V की वैल्यू क्या रख देंगे IR। B1 की जगह पे क्या आएगा I इंटू R1, क्योंकि I तो सेम रहे ना तो I इंटू R1। B2 क्या होगा बताओ, B2 I इंटू R2, I इंटू R2, ऐसे ही I इंटू R3। अगर और भी रेजिस्टेंस लगे रहेंगे तो उसी तरीके से I इंटू R4 N तक चलते रहेंगे। अच्छा I इसमें सब में कॉमन है तो ये हट जाएगा। तो R बराबर कितना आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तीन रेजिस्टेंस अगर लगे हुए सीरीज में तो इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है। तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इसलिए बोला था सबका कॉम्बिनेशन आ गया, या फिर इसी को टोटल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है सीधा जुड़ जाता है, सीधा जुड़ा तो रेजिस्टेंस टोटल क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है किसी सर्किट का, तो सीधी सी बात है हमें कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना है सीरीज कॉम्बिनेशन। आंसर ये आपके सामने। दूसरा कॉम्बिनेशन आता है हमारे पास कौन सा पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है दो पॉइंट के बीच सारे रेजिस्टेंस लगा दिए जाते हैं। जैसे पॉइंट लिया और मैंने इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे इस तरीके से, फिर ये लगा दिया, तीन ही लगा लो अभी भी जैसे भी है इस तरीके से, ये मैंने क्या लगा दी। अब दो पॉइंट के बीच जो वोल्टेज रहती है ना वो हमेशा क्या रहती है सेम रहती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है जो करंट है वो हो जाती है चेंज, और सीरीज में क्या रहती थी करंट सेम। और अगर बात करें जब वोल्टेज की, ये रहती है सेम क्योंकि पॉइंट सेम है। यहां पर से हम बैटरी लगा देंगे फिर से, तो ये बी वजह सेल। तो यहां पर से जैसे ही करंट आएगी पॉजिटिव से हमेशा कहा थे करंट नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है हमेशा अपोजिट। तो करंट जैसे यहाँ R1 R2 और R3, तो वोल्टेज तो सब में सेम है, इसमें भी B होगी, इसके लिए भी B होगी, इसके लिए B। लेकिन जैसे ही आई यहाँ पर आया ये बढ़ जाता है, इसमें जाती है I1, इसमें जाती है I2 और इसमें आ जाती है क्या I3, सबके लिए अलग अलग होगी। तो अगर मैं टोटल करंट की बात करूं, जो टोटल करंट है कितनी आ जाएगी बताओ, तो टोटल करंट हो जाएगी हमारे पास कितनी, जो I है वो तीन में बढ़ गया, यानी I इक्वल टू क्या हो गया I1 प्लस I2 और प्लस I3। अगर इसको क्या करना होगा, अगर ज्यादा रेजिस्टेंस है तो प्लस I4 I5 ऐसा होता रहेगा। अगर मैं बोलूं ओम्स लॉ से I की वैल्यू क्या होगी, ओम्स लॉ से आप बोलोगे B अपॉन R, क्योंकि R ऊपर अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर I की जगह क्या रख सकते हैं B अपॉन R। I1 की जगह क्या आएगा बताओ B अपॉन R1, क्योंकि B नहीं बदल रहा है इसमें। I2 की जगह क्या आएगा, I2 यहाँ जा रहा तो B अपॉन R2। सिमिलरली I3 कितना होगा B अपॉन R3। ठीक है, तो यहाँ पर B कॉमन होकर हट जाएगा, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होते हैं रेसिप्रोकल में जुड़ते हैं, उल्टे जुड़ते हैं, और इसमें टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है डिक्रीज। तो अगर हमें रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएंगे पैरेलल। तो जो डोमेस्टिक सर्किट है वो पैरेलल होता है, और जो पार्टियों में होता है बहुत सारे बल्ब एक साथ लगातार लगे रहते हैं फेयरवेल पार्टी, या फिर जो लड़ियां जो रहती है उसमें होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन जो घर में जो मेन स्विच होता है बाहर जिससे पूरा कंट्रोल करा जाता है सिस्टम, वो जो अंदर डोमेस्टिक सर्किट है रूम के अंदर पूरा, उसके साथ हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में इसलिए लगाया जाता है अगर कभी डैमेज हो गया अंदर सर्किट तो बाहर से एकदम मेन स्विच नहीं दिया जाता ताकि सारा एक साथ बंद हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रहता है। जो मीटर होता है बाहर जो मेन स्विच होता है वो डोमेस्टिक सर्किट के साथ। ठीक है, बाकी डोमेस्टिक सर्किट अंदर वाला जो होता है वो पैरेलल, बाकी शादी पार्टी वाला सीरीज में। अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो आपका कौन सा है अब, इलेक्ट्रिकल पावर। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा बचा हुआ आपका, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल जो पावर है वो हमारे पास फॉर्मूला आता है क्या, इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो P इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है कि होता क्या है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर होता है वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, यानी समय के साथ वर्क कितना हो रहा है। ठीक है, यानी पावर कितना, यानी वर्क जो करेगी इलेक्ट्रिसिटी, वही चीज को हम किसके टर्म में मेजर करते हैं पावर के। तो यानी सिंपल सी इसकी जो डेफिनेशन है तो सिंपल ये है रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। रेट वर्ड हम तब जोड़ते हैं जब कोई भी क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। ठीक है, तो यानी P इज इक्वल टू क्या हो गया W अपॉन T। जैसे हमारे पास पहले इलेक्ट्रिक करंट आता Q अपॉन T, तो रेट ऑफ क्या बोला था फ्लो ऑफ चार्ज, रेट इसलिए बोला क्योंकि उसमें भी टाइम आ रहा था, तो रेट ऑफ वर्क डन। बाकी इसके और भी फॉर्मूले आ जाते हैं। P का जो फॉर्मूला है, W का हमने फॉर्मूला पढ़ चुका है, तो इसके फॉर्मूला एक ही आ जाता है, B इंटू आई भी होता है।
एक फॉर्मूला इसका ये भी है, आई स्क्वायर इंटू क्या भी है, आर भी है। बाकी इसका एक फॉर्मूला ये भी है, बी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के कुछ और फॉर्मूले भी हैं। ये है वोल्टेज और करंट की टर्म में, ये करंट और रेजिस्टेंस की टर्म में, और ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म में है। बाकी इसकी एसआई यूनिट पूछी जाए अगर आपसे, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी, वर्क डन की पढ़ चुका हम, जूल, टाइम की क्या होती है, सेकंड, और जूल पर सेकंड को बोला जाता है क्या, वाट। जूल पर सेकंड को क्या बोला जाता है, वाट। तो अगर पावर की एसआई यूनिट पूछे आपसे तो वाट होती है। लेकिन कभी कभी एक यूनिट पूछी जाती है आपसे, कौन सी, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर होती है क्या, हॉर्स पावर। औद्योगिक जो मात्रक होता है इसका, वो होता है क्या, हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल, अश्व शक्ति बोलते हैं हिंदी में, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। याद रखना है ये कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। अगला जो टॉपिक पढ़ना हमने, वो पढ़ना आपका क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला आ जाता है एप्लीकेशन है इसका, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यह है, जब देखा होगा घरों में जब करंट चलती है तो देखा होगा बल्ब जो होते हैं 60 वाट जो भी है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है उसके आसपास। हीटर देखा होगा गर्म हो जाता है। तो ये भी करंट की एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हम लाइट के साथ साथ क्या भी इससे ले सकते हैं, हीट भी। तो जो प्रेस होते हैं कपड़ों पर जो करी जाती है आयरन, वो भी इसी का ही पार्ट है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कुल मिला के किस वजह से, जैसे करंट भेजते हैं हम वायर में, तो वहां रेजिस्टेंस की वजह से वो करंट को रोकता है, उसी वजह से हीट क्या हो जाती है, प्रोड्यूस। ठीक है, तो कुल मिला के हीटिंग इफेक्ट होता है, कुल मिला के क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन करंट passing through it, passing through it। जब हम किसी कंडक्टर से करंट को पास करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, मेनली हाई रेजिस्टेंस वाले सब्सटेंस में होता है ऐसा, तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट भी एक एनर्जी होती है, हीट, उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग, इसका जो फॉर्मूला आता है, अभी हमने पढ़ा, पावर इज इक्वल टू क्या था, W/T। लेकिन जो एनर्जी है, एनर्जी किसके भी इक्विवेलेंट होती है, वर्क डन के, क्योंकि जितनी एनर्जी होगी उतना वर्क डन कर पाते हैं, इसलिए इसको H अपन क्या भी लिख पाते हैं, T, एनर्जी अपन टाइम। तो H इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से, P इंटू टी। P के हमने अलग अलग फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, तो H इज इक्वल टू क्या होता है, P का एक फॉर्मूला पढ़ा था हम, B इंटू आई। तो ये क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, P की जगह क्या भी रखा था, आई स्क्वायर आर इंटू टी, या फिर इसी की जगह क्या भी लिख सकते हैं बताओ, P की जगह क्या भी रख सकते हैं, बी स्क्वायर अपन आर इंटू टी। तो ये सब इसके हीटिंग एनर्जी के क्या है, फॉर्मूले हैं, जिसके फॉर्म में हीट एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, यानी भार होती है। इसको जूल्स लॉ भी बोल देते हैं, इसको क्या भी बोल देते हैं, जूल्स लॉ। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसमें फॉर्मूला आपको H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी याद रखना है, जिसके फॉर्म में हीट क्या होती है, लूज होती है। तो कितनी लूज होती है, ये लिखा हुआ है। अब अगर पूछा जाए हीटिंग एनर्जी की अगर यूनिट पूछी जाए, तो यूनिट हुई होती है जो वर्क डन की होती है, कितनी होती है, जूल। अब लेकिन जो घरेलू जो मीटर होता है, जिसमें रीडिंग आती है घर पे, जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है, उसमें जूल में नहीं होती एनर्जी। वो जो घरेलू अगर पूछा जाए, डोमेस्टिक यूनिट क्या है, डोमेस्टिक यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आपको याद रखना है क्या, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर होता है उस मीटर में लिखा, आप देख लेना एक बार, चेक कर लेना। तो किलोवाट आवर, तो क्वेश्चन आता है किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन बताओ। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो इसमें क्या आता है, देखो जरा, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, तो किलोवाट आवर की अगर बात करी जाए तो देखो जरा, एक किलोवाट में कितने वाट होते हैं, एक किलोवाट में होता है 1000 वाट। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60 सेकंड, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट, फिर एक मिनट में 60 सेकंड, तो ऐसे आ जाता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें, 6×36 आ गया, बाकी 10 के बाद क्या 5, और बचेगा क्या, वॉट सेकंड। और वॉट सेकंड को हम क्या बोल देते हैं, जूल। अभी पढ़ा था क्या, P इक्वल टू W अपन क्या, T। तो यहाँ पर ये जूल और अपन में क्या सेकंड, और ये वॉट थी इसकी यूनिट, तो देखोगे सेकंड इंटू वॉट को क्या बोल देंगे, जूल। तो ये अगर पॉइंट में ऐसे लिखो प्रॉपर तरीके से, तो 10 टू द पावर क्या, देखो पॉइंट के बाद ली जाए एक डिजिट तो पावर बढ़ जाती है एक, और वॉट सेकंड को बोल देते हैं क्या, जूल। तो जो 1 किलोवाट आवर में जो रिलेशन है वो कितना होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6
जूल। तो ये आपको ये पूरा जो चैप्टर के अंदर जो टॉपिक थे वो शुरू से लेकर लास्ट तक ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और इतनी आपके इसमें टॉपिक है इस बार के लिए। एक टॉपिक आता था आपका डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट इस बार हटा रखा है। लेकिन डोमेस्टिक सर्किट अगर पूछा भी जाए तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, डोमेस्टिक सर्किट कुछ इस तरीके से बनता है। एक क्या बना दो, बल्ब बना दो, एक उसमें फ्रिज टीवी बना दो, बाकी इसमें की लगा दो इस तरीके से, और बाकी सेल ऐसे। इसको बोला जाता है क्या, डोमेस्टिक सर्किट। की क्या क्या लगा है, अगर की लगी होगी तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। बाकी फ्रिज फैन जो भी है तो ये डोमेस्टिक सर्किट होता है, ठीक है। बाकी सेल लगा देना ऐसे। लेकिन इस बार हटा हुआ है डोमेस्टिक सर्किट का जो टॉपिक है। बाकी आपका पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट हो चुका है, जितने भी इसके अंदर टॉपिक थे, ठीक है। थैंक यू। बाकी जो आपके बचा है ये थ्योरेटिकल कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है आपके क्या, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल मैराथन वीडियो के साथ जितने भी इसमें न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जितने भी टाइप के, वो सारे आपके एक साथ ही कंप्लीट करवा दूंगा सारा। थ्योरेटिकल इतना कंटेंट सफिशिएंट है आपका, ठीक है। बाकी आप निश्चित रहो।